Hello, champs. Today we are going to discuss the topic of basic concepts of macroeconomics. It is chapter 2 of macroeconomics series. Okay, so there are some concepts which we have to discuss in the macroeconomics, which will be really helpful when we solve the numerical for national income. Okay, so कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एक बार रीड करनी है. ठीक है, तो ये चैप्टर 2 है, कंसिस्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. हमने कई बार वर्ड सुना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाले डेफिनेशन में कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक वर्ड आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है. डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग. डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर जो होते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. लेट सपोज इन इंडिया के केस में लेट सपोज ये हमारी इंडिया है. ठीक है, ठीक है, सो ये हमारी इंडिया है. तो ये हमारी जो इंडिया के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है ना, इसको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. क्या लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ ये इंक्लूड करता है, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूड करते हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज. देखिए, हो सकता है कि कुछ जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, वो कुछ शिप्स और एयरक्राफ्ट्स अभी इंडिया की बॉर्डर में नहीं है या इंडियन टेरिटरी में नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में है. तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है? ऐसा नहीं है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. ठीक है, फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल है और नेचुरल गैस के रिग्स हैं. ठीक है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ऑपरेट बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स व्हेन दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन. सो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. थर्ड, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. जैसे कि हमारी कोई एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी अमेरिका में, इंडियन एम्बेसी लंदन में, ठीक है, इंडियन एम्बेसी रशिया में, तो जो हमारी इंडियन एम्बेसीज वहाँ पे हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है पॉलिटिकल फ्रंटियर जो हमारा ये है, इसके अलावा भी चीज़ें इंक्लूड करता है. बट कुछ चीज़ें जैसे कि कॉन्सुलेट्स हैं, ठीक है, कॉन्सुलेट्स होते हैं जो एम्बेसी से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट है जो इंडियन मिलिट्री ने बाहर इस्टेब्लिश कर रखी हैं. ठीक है, तो वो सब भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. बट कुछ चीज़ें होती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती. कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री. जैसे कि यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, यूके की एम्बेसी इंडिया में है, यूके का कोई कॉन्सुलेट इंडिया में है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये लोकेट कर रहे हैं अगर हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्री कंट्री के, तो ये हमारे उसका पार्ट नहीं होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का. ठीक है, अभी हमने रेजिडेंट्स का वर्ड सुना कि रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स यूज़ कर रहे हैं. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कौन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. Means कि वो रहना भी चाहिए इंडिया के अंदर, ऑर्डिनरी रिसाइड भी कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि जिससे वो अपनी इकॉनमी यानी खर्चा चला रहा है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में ही लाई करना चाहिए, तब हम कहेंगे वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है. वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. नॉर्मल रेजिडेंट डज नॉट इंक्लूड. क्या चीज़ें जो हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट के कैटेगरी में नहीं आती? फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स जो इंडिया में आए वो हमारे रेजिडेंट नहीं हैं. ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है. फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेट्स हैं, एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ये भी नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, वो भी उसके जो लोग होंगे वो भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते. ठीक है, क्रू मेंबर्स हैं फॉरेन वेसल्स के, कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, सीजनल वर्कर्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स का पार्ट में, उसकी डेफिनेशन में नहीं आएंगे. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम. इससे लास्ट वाले वीडियो में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा कि जब हाउस होल्ड्स अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन द नेम ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके बदले उनको फैक्टर इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट. ओके,
सो हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर इनकम होता क्या है, ठीक है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम, वो इनकम जो रिसीव की जाती है विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, लाइक उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, चाहे लेबर ने अपनी सर्विसेज दी, ठीक है, तो उसको वेज मिलेगी, है ना। लोगों ने अपनी कैपिटल लगाई तो उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो रेंडर करते हैं ना अपनी फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले जो उनको इनकम रिसीव होती है वो ही होती है फैक्टर इनकम, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। सो इट इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। और फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी कि जो फैक्टर इनकम है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी जो नेशनल इनकम है वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। यानी कि फैक्टर इनकम जो एक नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है वो हमारी पार्ट होगा कंट्री की नेशनल इनकम का, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ओके, तो हमने फैक्टर इनकम पढ़ लिया, बट एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम ट्रांसफ़र इनकम। ओके, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, यानी कि बिना कोई सर्विस प्रोवाइड करे, कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करे अगर हमें इनकम मिल रही है तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र इनकम। यानी कि इसका गुड्स प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विस के अंदर कुछ नहीं है हाथ, ठीक है, ये बिना किसी कुछ किए ही हमें मिल रही है ट्रांसफ़र इनकम। तो क्या होता है? ये एक यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसीलिए इसको नेशनल इनकम के अंदर हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। रेदर देन हम हमारा जो फैक्टर इनकम था उसको जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे नेशनल इनकम में, बट इसको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इनकम के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, जैसे कि ओल्ड एज की पेंशन मिल रही है, ठीक है, क्योंकि एक ओल्ड पर्सन कोई कंट्रीब्यूशन तो कर नहीं रहा है लेकिन उसको पेंशन मिल रही है उसके बदले, ठीक है, तो ये एक ट्रांसफ़र इनकम है। स्कॉलरशिप मिली किसी स्टूडेंट को, ठीक है, ये एक ट्रांसफ़र इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल गया, जैसे हमारी कंट्री में तो नहीं मिलता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बट यूएसए जैसी कंट्रीज़, यूरोपियन नेशंस में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। तो ये कुछ किए बिना, कुछ प्रोडक्टिव सर्विस या गुड्स बनाए बिना जो मिलता है हमें इनकम, वो होती है ट्रांसफ़र इनकम। पॉकेट मनी मिल गई पेरेंट्स से, ठीक है। एक इसमें एग्जांपल और सकते हैं रेमिटेंसेस, जो बाहर की कंट्री में जाते हैं हमारे लोग और वहाँ से हमें पैसे भेजते हैं हम, जैसे कि वो एक पर्सन है वो गया है वहाँ पे काम कर रहा है कोई किसी फॉरेन कंट्री पे और वहाँ से वो अपने पेरेंट्स को पैसे भेज रहा है, तो वो एक पार्ट हो गया ट्रांसफ़र इनकम का। ओके, अब हम बात करेंगे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट, पहले समझते हैं फाइनल गुड क्या होता है, ठीक है। फाइनल गुड का आप नाम से समझ जाएंगे कि वो गुड जो कि फाइनली कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर। फाइनल गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन, या तो वो कंजम्पशन के पर्पज से यूज़ हो रहे हैं या तो फॉर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। देखिए, गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड्स एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। जैसे कि कोई कंज्यूमर है, उसने कोई गुड को परचेज किया ताकि वो फाइनली कंज्यूम कर पाए, तो उस गुड को हम फाइनल गुड कहेंगे। जैसे कि मिल्क परचेज किया हाउस होल्ड ने ताकि वो चाय बना सके या डायरेक्टली मिल्क को कंज्यूम कर सके, ठीक है। सेकंड गुड होता है गुड परचेज बाय फर्म्स, फर्म्स ने परचेज करा है फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, कि वो कैपिटल फॉर्म कर पाए और इन्वेस्टमेंट के पर्पज, जैसे कि मशीनरी को परचेज किया बाय फर्म, ठीक है। सो इस केस में जो गुड परचेज किया ना फर्म ने, वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किया, ना कि डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो फाइनल गुड की दो कैटेगरी होती है, एक होती है कंजम्पशन पर्पज से और एक होती है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। जैसे कि यहाँ पे उसने मशीनरी परचेज करी बट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। अब होता है इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड नाम से पता चल रहा है कि अभी गुड फाइनल कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा, वो किसी और चीज़ में यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, या तो वापस बेचने के लिए बनाए गए हैं, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, या उसको किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने के लिए उसको बनाया गया है। जैसे कि गुड परचेज करा फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए। जैसे कि मिल्क को परचेज करा एक शॉप ने, डेयरी शॉप ने अगर एक मिल्क को प्रोड्यूस करा तो वो क्या करेगा, उसको बेचने के लिए उसने परचेज किया है, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड इस केस में। और गुड यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो स्वीट्स अल्टीमेट गुड हो गया, ना कि मिल्क। मिल्क यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो यूज़ हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स, ठीक है। स्वीट्स हमारा फाइनल गुड है, ठीक है। सो दीज गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी।
बट एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि जो नेशनल इनकम है ना, वो खाली फाइनल गुड की वैल्यू को कंसिडर करेगी। बिकॉज अगर ये इंटरमीडिएट गुड, लेट सपोज इंटरमीडिएट गुड जाके किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हुआ और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बना और वो बेचा गया, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ये तो काउंट हो ही जाएगी, इसकी भी वैल्यू काउंट हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड की। बिकॉज और इसका क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो है फर्दर जाके ये बन ही रहा है और इसका जो प्रोडक्शन जो पैसे मिल रहे हैं इसको हम ऐड कर रहे हैं नेशनल इनकम में, इसीलिए इसकी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे बिकॉज डबल काउंटिंग हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड। ठीक है, मतलब कि ओनली जो फाइनल गुड की कैटेगरी में इंक्लूड, क्योंकि ऑलरेडी जो इंक्लूड हो जाता है इंटरमीडिएट की वैल्यू की गुड फाइनल गुड में, इफ़ देयर वैल्यू इज एडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। ठीक है, तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसी को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, इट शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड, एक चीज़ और ध्यान रखनी कि इंटरमीडिएट गुड जो होता है आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर, यानी कि वो सेम ईयर के अंदर यूज़ होना चाहिए। अगर वो एक ईयर से ज़्यादा के लिए रखा रह गया तो वो एक फाइनल गुड बन जाएगा। ठीक है, अब है कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। ठीक है, ये हम डिफरेंट कैटेगरी के गुड्स को इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएं। सो कंजम्पशन गुड, ठीक है, कंजम्पशन के गुड क्या होता है? कंजम्पशन गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी कि इन गुड्स को कंज्यूम करके जो कंज्यूमर होगा वो अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर पाएगा। जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर हो गया, शर्ट्स हो गई, पेन्स, टेलीविज़न, फर्नीचर। ठीक है, अगर कंज्यूमर इसको डायरेक्टली परचेज करता है, ठीक है, तो डायरेक्टली उसकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करेंगे, उसकी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। तो कंजम्पशन गुड्स का सिंपल मीनिंग है कि वो सेटिस्फाई करता है द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। ठीक है, कंज्यूमर गुड कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, कुछ इसके सब डिवीजन है, जैसे कि ड्यूरेबल गुड। ठीक है, व्हाट इज ड्यूरेबल गुड? ड्यूरेबल गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम उसको एक बार यूज़ करके ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे कि आपने ब्रेड को यूज़ करा ख़त्म हो जाएगी, बटर को यूज़ करा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, पेन को यूज़ करा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, अगर आप टेलीविज़न खरीद लोगे तो कम से कम उसको 5 से 6 साल 10 साल तक चलाओगे। ठीक है, तो हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं, ये होते हैं ड्यूरेबल गुड। रेफ्रिजरेटर एक बार खरीद लिया तो हमेशा के लिए हम उसको, मतलब जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता तब तक हम यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म। तो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, ठीक है, जो ऐसे इस तरह के आइटम्स होते हैं वो ड्यूरेबल गुड कहते हैं, वो ड्यूरेबल गुड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सेकंड केस है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि हम उसको एक बार में तो कंज्यूम करके ख़त्म नहीं कर रहे, बट थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, बट कुछ एक लिमिटेड टाइम है। जैसे कि ड्यूरेबल गुड में हम उसको 10 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, 15 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, बट सेमी ड्यूरेबल पे कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दीज गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। ठीक है, खाली 1 साल का लाइफ स्पैन है, 1 साल तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लोथ्स, हमारे कपड़े, तो एक बार आप कपड़े लोगे कम से कम उसको जब तक पहनोगे जब तक वो ख़राब नहीं हो जाए, तो आप कह सकते हो कि 1 सीज़न तक आप यूज़ करोगे उसको। क्रॉकरी का कोई सेट है, शू हैं आपके, ठीक है, आप 1 साल के अंदर एक बार चेंज करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हो चीज़ें, शूज़, ठीक है, नॉर्मल एक पर्सन ज़्यादा नहीं करेगा ना, तो क्लोथ्स को, शूज़ को, तो एक इसको कह सकते हैं हम सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए नहीं है, बट ठीक है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए हैं। थर्ड है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, हमने ड्यूरेबल कैटेगरी करी, सेमी ड्यूरेबल करी, अब नॉन ड्यूरेबल, यानी कि जो ड्यूरेबल गुड है ही नहीं, कैटेगरी में ही नहीं आ रहे। गुड्स विच आर यूज अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं, आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज फॉर मोर देन वंस, एक बार में ख़त्म, यूज़ करके ख़त्म। जैसे कि मिल्क एक बार में कंज्यूम करा ख़त्म, ब्रेड को कंज्यूम करा, फूड ग्रेन्स को, पेपर को, ठीक है, एक बार हमने उस पर कुछ लिख दिया पेपर पे तो वो यूज़ हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। अब फोर्थ कैटेगरी है सर्विसेज। सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटीरियल गुड्स, यानी कि कोई मटीरियल नहीं है, ये इंटेंजिबल है। सर्विसेज आप जानते हैं कि जो लाइक बैंक की सर्विस, लाइक इंश्योरेंस सर्विस, तो ये सर्विसेज जो हैं ये गुड्स में। देखो गुड का क्या मीनिंग होता है, आप समझेंगे कि यार गुड कैसे, ये तो सर्विस है। गुड का मतलब होता है जो हमें बेनिफिट दे रही है। कोई भी चीज़ जब किसी हम गुड क्यों कहेंगे, बिकॉज वो हमें कुछ बेनिफिट दे रही है। ठीक है, अगर अब चेयर को हम एक गुड कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें रिलैक्स करने के लिए एक
एक चीज़ दे रही है कि बेनिफिट है हमारे लिए, ठीक है। तो गुड अगर वर्ड आ रहा है तो वो हमारे बेनिफिट के लिए है। तो नॉन मटेरियल गुड है, गुड तो है ना सर्विस, कुछ तो हमें अच्छा मिल रहा है, इसीलिए इसको नॉन मटेरियल गुड कहेंगे। विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, ठीक है, ये ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज, जैसे मैंने बोला ये इंटेंजिबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम उसको छू सकते हैं, ठीक है, वो हमको फील होगी। जैसे कि सर्विस ऑफ टीचर है, यानी कि टीचर ने हमें एजुकेशन सर्विस दी, ठीक है, डॉक्टर ने हमारे को ट्रीट किया, बैंक ने हमें इंश्योरेंस की और सेविंग फैसिलिटी दी, ठीक है, इस सब। और सेकंड है कैपिटल गुड, ठीक है। कैपिटल गुड आप समझेंगे नाम से कि ये गुड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, इसको अदर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्लांट और मशीनरी है, ये कैपिटल गुड है और ये यूज़ होगा ताकि हम प्रोडक्शन को फर्दर इंक्रीज़ कर पाए। मशीन क्यों खरीदता है इंसान, कि एक फर्म क्यों मशीन खरीदेगी, ताकि वो प्रोडक्शन को ईजी पीजी कर पाए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन को कर पाए, ठीक है। इक्विपमेंट्स का मतलब क्यों लेगा उसको, क्यों ज़रूरत है क्या, तो ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इसको कैपिटल गुड कहते हैं। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड फॉर हाउस होल्ड, इसका मतलब है कि कैपिटल गुड जो एक फर्म के लिए एक कैपिटल गुड है, मतलब समझ गए, कैपिटल का मतलब कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज़ कर रहा है, हाउस होल्ड के लिए वो एक ड्यूरेबल गुड है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक एसी खरीदा पर्सन ने, तो वो एयर कंडीशनर जो है एक कंज्यूमर के लिए वो क्या होगा, वो होगा कि क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर वो होगा कि वो अपने डायरेक्टली जब जहाँ रह रहा है वहाँ के लिए यूज़ कर रहा है। बट अगर वो फॉर्म एयर कंडीशनर यूज़ करती है फॉर कोल्ड स्टोरेज पर्पस, तो क्या हुआ, वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ कर रही है, वो फाइनल कंज्यूमर के लिए यूज़ नहीं कर रही। तो समझ गए, तो एक कैपिटल गुड एक हाउस होल्ड के लिए एक ड्यूरेबल गुड हो सकता है, ड्यूरेबल यूज़ का गुड हो सकता है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहा है कोई फॉर्म, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो लॉन्ग ड्यूरेबल गुड है और वो हाउस होल्ड भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि द सेम गुड कैन बी ए कंजम्पशन गुड एंड ऑल्सो अ कैपिटल गुड, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज़ ऑफ द गुड, कि वो गुड को यूज़ कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। आई होप ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। थर्ड है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, इन तीनों का मतलब समझते हैं। देखिए पहले तो हम इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने फॉर्मेशन क्यों लिखा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से मनी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ऐसा एक मानना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से हमारी जो हमने जो पैसा लगाया है ना वो बढ़ेगा। तो बढ़ने का मतलब क्या है, जो हमने पैसा लगाया उसको कैपिटल कहेंगे, और जो बढ़ेगा तो फॉर्मेशन, इसलिए इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी एडिशन हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है ऑफ एन इकोनॉमी। लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर हमने कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करी और उसको बनाया तो वो क्या होगा, एक हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। हमने परचेज करी मशीनरी, हमने एडिशन करा इन्वेंट्री के अंदर और गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या है, हमारी कैपिटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल को फॉर्म कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। देख दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन दोनों का मतलब समझते हैं। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? Gross investment is the addition to the stock of capital before making allowance for depreciation, यानी कि इसका मतलब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो एडिशन है स्टॉक ऑफ कैपिटल में जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने अभी तक डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि वियर और नॉर्मल वियर और टीयर होता है। लेट सपोज कोई हमने मशीन खरीदी तो 1-2 साल के बाद 3 साल के बाद वो मेंटेनेंस के लिए मांगेगा कुछ, ठीक है। वो धीरे धीरे पुरानी होगी मशीन, धीरे धीरे पुरानी होगी तो उसकी वैल्यू तो कम होगी, उसकी लाइफ भी शॉर्ट होगी, ठीक है। धीरे धीरे ख़राब होगी मशीन, ठीक है। तो वो जो ख़राब हो रही है ना, उसकी जो कॉस्ट होती है, जो नॉर्मल वियर और टीयर हो रहा है, ठीक है, मशीन में या कोई भी ऐसा कैपिटल गुड है, तो जो नॉर्मल वियर और टीयर की जो कॉस्ट होती है उसी को हम डेप्रिसिएट कहते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, उसके अंदर हम इस कॉस्ट को माइनस नहीं करते, यानी डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते, ठीक है। इसीलिए उसका मतलब होता है ग्रॉस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो हमने पैसा लगाया उसको हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, दोनों चीज़ों को, ठीक है। जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो हमें फर्दर बेचनी है, ठीक है। और जो हमारी एक्सपेंडिचर है ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक चीज़ याद रखनी है, जब ग्रॉस का बात आएगा तो हमने अभी तक उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है, ठीक है।
लेकिन अगर नेट की बात आ रही है, नेट इन्वेस्टमेंट है या नेट कहीं पे भी आ रहा है, तो नेट का मतलब है कि हमने ग्रॉस जो है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, डेप्रिसिएशन वाली कॉस्ट को हटा दिया है, ठीक है। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए एक्चुअल यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो नॉर्मल वियर और टीयर की कॉस्ट थी, यानी कि अगर एक मशीनरी मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपये की खरीदी, तो नेक्स्ट ईयर उसकी कॉस्ट हो गई 90,000, बिकॉज नॉर्मली वो एक तरीके से पुरानी हो गई। तो वो 10,000 की कॉस्ट अगर हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारी जो 90,000 बन रहा है वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होगी। यानी कि हमने एक्चुअल एडिशन जो हो रहा है, एक्चुअली एडिशन जो हो रहा है उसको ही माना, तो वो होगी नेट इन्वेस्टमेंट। मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए सिंपल सा मीनिंग है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, बिकॉज ये नेशनल इनकम एग्रीगेट्स वाले टॉपिक में जब हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, सब प्लस करना होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब हम नेट निकालना है, हमें जब नेट निकालना है किसी भी चीज़ का, यहाँ पे तो नेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो जब नेट निकालना है ना तो ग्रॉस अगर दिया हुआ है तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीनरी, लैंड और हमारा बिल्डिंग, ये सब चीज़ें ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर और टीयर की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, पासेज ऑफ टाइम की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पुरानी, जैसे कि आज अपने आईफोन लिया, ठीक है, 2 साल बाद कुछ नया आईफोन आ गया तो पुराना वाले फ़ोन की कॉस्ट कम हो जाएगी ना, पहले से जो पहले जितना प्राइस था उससे कम प्राइस से बिकेगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्सोलेंस हो गया टेक्नोलॉजी, यानी चेंज हो गई टेक्नोलॉजी। The concept of depreciation is very important to differentiate between gross value and net value। जैसे कि मैंने बताया ग्रॉस है तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, लेकिन नेट निकालने के लिए हमें उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो ग्रॉस क्या है, इंक्लूड है डेप्रिसिएशन, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, विद नेट जो है एक्सक्लूड, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी ग्रॉस के अंदर नेट वैल्यू तो होती है, डेप्रिसिएशन भी होता है। जैसे कि ग्रॉस है तो हमें नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास नेट है और हमें ग्रॉस निकालना है तो नेट के अंदर डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ वी विल डिस्कस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ठीक है। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, या तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या तो 2 चीज़ गिवन होगी, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़। तो जब भी हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट के थ्रू, उसी को कहेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इंक्लूड नहीं, जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, पे वो हमारा इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, और हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, ये हमारा हो गया डायरेक्ट यानी कि एक डायरेक्ट पर्सन से ले रहे हैं हम, ठीक है। किसी एक डायरेक्ट पर्सन के पास जा रहे हैं और उसकी इनकम का टैक्स, उसकी कॉर्पोरेट वैल्यू का टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं बिल्डिंग टैक्स जो होता है उस तरीके से, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये होता है वो टैक्स जो इम्पोज करता है गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए अभी आपको एग्जांपल के समझ आएगा, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये किस पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज की सेल पे और परचेज पे, ठीक है, ये जीएसटी लगता है। तो ये क्या है, किसी पर्सन से डायरेक्टली तो नहीं कर रहे। जब कोई प्रोडक्शन या कोई गुड या कोई सर्विस सेल आउट हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है तो उस टाइम पे जीएसटी लगता है। कस्टम ड्यूटी है, यानी कोई गुड को हम बाहर भेजना चाह रहे हैं या मूव कराना चाह रहे हैं, उस टाइम पे एक कस्टम ड्यूटी लगती है। एक सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता है, एक वैल्यू एडिड टैक्स लगता है पेट्रोलियम पे, एक्साइज लगता है लिकर पे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब कि जब हम कोई शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक खरीदने बेचने पे जो टैक्स लगता है उसको एसटीटी कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। या हम गाड़ी चला रहे हैं और टोल, हमें हाईवे उसको हमने बॉर्डर क्रॉस करा एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, तो टोल देना पड़ता है। तो क्या है, हमारे पे डायरेक्ट, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी कोई किसी इनकम है उस पर लग रहा है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन, जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 टीवी इज़ 30,000, यानी एक टीवी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 30,000 रुपये, और गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया, जीएसटी लगाया 10% का,
तो अब प्राइस ऑफ टीवी क्या होगा, प्राइस ऑफ टीवी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टू 30,000। तो हमारा टीवी का कॉस्ट था प्लस उस पर 10% का जीएसटी, यानी 30,000 पे 10% का जीएसटी लगाएंगे तो एक जी से ये कटा और ये कटा, तो हमारा बचा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जो हमारा है वो और लगेगा हमारा जीएसटी, तो टोटल कॉस्ट हो गई 33,000। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से क्या हुआ, टीवी का कॉस्ट बढ़ गया। अब दूसरी चीज़ होती है सब्सिडीज़, ठीक है। सब्सिडीज़ जो हैं एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट, ठीक है, और हेल्प देती है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प हो पाए, ठीक है। सब्सिडीज़ आर द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स, यानी जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, अपने सोशल वेलफेयर यानी कि जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिल पाए, उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए, इसलिए सब्सिडी देती है। तो कि वो अपने सोशल वेलफेयर बेनिफिट को गवर्नमेंट को फुलफिल करना होता है, इस वजह से वो सब्सिडी देती है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर जो हमें को सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, ठीक है, इन इंडिया, ये एक एग्जांपल हो गया सब्सिडीज़ का। जैसे कि एग्रीकल्चर में मिलती है हमें को फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो सब्सिडीज़ की होती हैं ये होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज़ मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हैं उसके ऊपर जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं फैक्टरिंग, मतलब फैक्टर कॉस्ट है हमारी। हम प्रोड्यूस करने के दौरान हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसको हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसका क्या है, अमाउंट जो पेड की गई है टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट मार्केट प्राइस क्या है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सोल्ड, कि जिस प्राइस पे मार्केट में वो गया, उसको बेचा गया और उससे पैसे रिसीव किए, वो होगी हमारी मार्केट प्राइस, ठीक है, किस प्राइस पे बेचा गया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस जो होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। यानी कि फैक्टर कॉस्ट जो थी हमारी वो तो है ही, क्योंकि हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी पेमेंट करी है तो हम तो वसूलेंगे उसको प्रोडक्ट के ऊपर लगा के जोड़ के, तो प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट हो गई प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमने गवर्नमेंट को पे करे, ठीक है, वो भी तो हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो हमारी जेब से गया है, प्रोड्यूसर की जेब से गया है ना, प्रोड्यूसर की जेब से गया है तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेगा और सब्सिडीज़ को माइनस कर देगा क्योंकि वो उसको बेनिफिट मिला था तो उसने माइनस कर दिया, तो मार्केट प्राइस आ गया। तो मार्केट अगर जब इसको इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर दूंगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है और फैक्टर कॉस्ट ही लिखा है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस दिया है तो हमने एनआईटी माइनस कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ गया। और अगर फैक्टर कॉस्ट दिया है और मार्केट प्राइस निकालना है तो हम उसमें नेट इनडायरेक्ट प्लस करेंगे तो फैक्टर मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको NFIA भी कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बहुत बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो आज अब हम इसको बहुत अच्छे समझेंगे ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, ठीक है। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है देखिए, फैक्टर जो इनकम का मतलब तो हमें पता ही है कि जो हम लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को पैसे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो हमारे बंदे, हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको जो पेमेंट मिलती है ना फैक्टर इनकम, तो वो हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उसको हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमें आई है। मान लीजिए क्या हो रहा है कि हमारे लोग गए बाहर काम करने, ठीक है, और उनको वहाँ से काम करने के बदले पैसे मिले, वो उस कंट्री ने उसको पैसे दिए, लेकिन लेट सपोज यहाँ का कोई बंदा है और वो गया दुबई, तो वहाँ पे वो कुछ काम कर रहा है, कुछ चीज़ कर रहा है, उसके बदले उसको पैसे मिले, तो वो क्या होगी, वो लेकिन जो वो बंदा है वो हमारी इंडिया का कंट्री का रेजिडेंट है, तो वो क्या होगी, उसको जो पैसे मिले वो उसको कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, वो अर्न करा है उसने। लेकिन लेट सपोज कोई अमेरिका का, कोई बाहर का बंदा इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, और हमारी कंट्री की तरफ उसको पैसा जा रहा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो होगा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है, पेड अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू का मतलब हमने दिया और अर्न या फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हमने अर्न किया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, जो हमने पैसे अर्न करे, जो उसमें से जो हमने पैसे दिए हैं यानी पे करे हैं, उसको जो माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है, ये डिफरेंस होता है किसका, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस द फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने समझ लिया, इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग,
किसी भी फॉर्म में जो हमारा बंदा बाहर से पैसे कमाएगा वो कहेंगे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। लेकिन कोई बंदा हमारी कंट्री में आके हमसे पैसे, हमारा काम कर रहा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा। इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। तो चीज़ हमें अच्छे से समझ आ गई है। इसका क्यों सिग्निफिकेंस क्या है NFIA का, क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज़ सिग्निफिकेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। इसके डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है NFIA कि हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है और हमारी नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, जो हमारी नेशनल इनकम होती है ना, जब वो होती है डोमेस्टिक इनकम तो होती है, प्लस उसमें जब NFIA कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं ना तो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है, ठीक है। तो NFIA इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस बता पाएँ कि क्या होता है, ठीक है। देखिए, नेशनल इनकम में जब हम NFIA माइनस करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आएगा, और अगर हम डोमेस्टिक इनकम में से NFIA को प्लस कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। जैसे कि डोमेस्टिक इनकम में NFIA को प्लस करा तो नेशनल इनकम आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ NFIA, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA कौन कौन से? एक होता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेट कंपनसेशन, देखिए यहाँ पे नेट वर्ड आ रहा है तीनों चीज़ों में, ये भी N है, नेट इनकम, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ क्यों नेट लिखा है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का मतलब जो फैक्टर सर्विस के बदले हमने उनको पैसे दिए, ठीक है। नेट इसलिए आया क्योंकि जो हमने पैसे कमाए उसमें से जब हम पैसे जो दिए हम उसको माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा, इसीलिए नेट कंपनसेशन लिखा है। उसी तरीके से नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कोई हमारी प्रॉपर्टी फ्यूचर बाहर की किसी कंट्री में है, कोई इंडियन पर्सन की, मान लीजिए हमारी कंट्री है और हमारे इंडियन पर्सन की किसी कुछ है प्रॉपर्टी जो बाहर है, तो उसके बदले जो वो प्रॉपर्टी की इनकम ले रही है, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दे रहा है कोई हमारा पर्सन, तो उसके बदले जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो जब उसमें से हम माइनस करेंगे वो बंदे की इनकम जो हमारे इंडिया से खरीद ले रहा है, तो उसको हम कहेंगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसी तरीके से नेट रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग यानी कोई हमने सेविंग कर रखी है, कुछ कर रखा है, अर्निंग को हमने रिटेन कर रखा है, उसके बदले हमें जो मिल रहा है माइनस जो हमने दिया है उसके बदले। जैसे कि हमारे इंडिया में कोई पर्सन ने इन्वेस्ट करा है और उसको रिटेन कर रखा है, पैसा सेव कर रखा है, उसको इंटरेस्ट मिला, उसको माइनस करेंगे तो नेट रिटेन अर्निंग। तो नेट का मीनिंग तो आपको समझ आ गया कि नेट क्यों लिखा है। इन तीनों का मतलब आपको मेन चीज़ समझना था, ठीक है, कि कंपनसेशन क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है, रिटेन अर्निंग मैंने बता दिया कि जो अर्निंग हमें इन्वेस्ट अपनी मनी को अर्निंग को मतलब रिटेन करने में, मैंने बचा के सेव करने में, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 3 कंपोनेंट हो गए, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि NFIA 0 होगा क्लोज इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी क्लोज है यानी कि सिर्फ हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं, हमारे रेजिडेंट हमारी कंट्री में ही काम कर रहे हैं और कोई बाहर का रेजिडेंट हमारी कंट्री में आके काम नहीं कर रहा, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है क्लोज इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी नहीं है, तो उस कैटेगरी में, उस केस में NFIA जो है 0 होगा, क्योंकि ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सिर्फ हम अपने इंडिया में ही काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डज नॉट डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जब हम किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से डील नहीं कर रहे तो उस टाइम पे हमारा NFIA जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो बेसिक कंसेप्ट है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, हर एक चीज़ को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो चीज़ क्या है, ये नेट और ग्रॉस का चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूलेज में हम नेक्स्ट चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें हेल्प करेगा। डेप्रिसिएशन को याद रखिएगा, ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन ये तो पता ही है आपको, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज ये वाला कॉन्सेप्ट, और हमारा NFIA वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला, और फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब के बेसिस पे ही हम आगे के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी ना न्यूमेरिकल में वो आपकी एक ही बार में क्लियर हो जाएगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा अगले वाले वीडियो में, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें जो मैंने इस वाले चैप्टर में पढ़ाई है इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है अपने माइंड में, ओके। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।